जब आप फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनते हो बेबी की, तब वो चीज़ें बहुत रियल लगने लगती हैं। जैसे सब लोग कहते हैं, इवन आई फील कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत हनीमून फेज होता है, राइट। आप इंजॉय कर रहे होते हो कि आपका बेबी बम्प ग्रो कर रहा है, वो फीलिंग थोड़ी रियल हो रही है। आई थिंक विच इज़ वेरी 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 कॉन्ट्रोवर्शियल। आई थिंक डिलीवरी कोई भी बेटर या ख़राब नहीं होती मेरे पर्सपेक्टिव में। आई नो कि हमेशा से एक अजम्पशन चलाया आता है कि यार नॉर्मल डिलीवरी हो। आई थिंक फैमिलीज़ का एक ड्रीम होता है कि यार नॉर्मल डिलीवरी ही आजकल मैंने बहुत लोगों को तो ये भी बोलते सुना है कि लड़कियां कहीं ना कहीं वो पेन से नहीं गुजरना चाहती, इसीलिए वो सी सेक्शन करवा लेती हैं। मैं जब डिलीवरी रूम में थी लास्ट डे, मैंने उस टाइम पे अपनी मैटरनिटी लीव स्टार्ट करी थी, राइट। तो मैंने मतलब टिल द टाइम, इन फैक्ट आई रिमेंबर कि मैं मॉर्निंग में 8 o'clock गई हूँ एंड इट वॉज अ ट्यूसडे। जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, मैं मंडे तक मैंने काम किया है। दोस्तों, संसार के सारे सुख एक तरफ और माँ बनने का सुख एक तरफ। दोस्तों, माँ शब्द हर किसी की जिंदगी में बहुत खास होता है। और दोस्तों, वो माँ ही होती है जो आपको पैदा करती है, जो आपको जन्म देने से लेके आपको बड़ा करने से लेके आपको उस काबिल बनाने में सबसे बड़ा हाथ उस माँ का ही होता है। और ऐसी ही एक माँ की जर्नी लेके हम लोग अपने पॉडकास्ट में आए हैं। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं श्रेया। और दोस्तों, इस पॉडकास्ट की खास बात ये है कि श्रेया एक वर्किंग मॉम है। तो वर्क के साथ-साथ वो अपनी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद का सफ़र वो कैसे मैनेज कर रही हैं, ये पॉडकास्ट उसके बारे में भी होने वाला है। जितनी भी वर्किंग मॉम्स हैं, जो इस चीज़ से डर रही हैं कहीं न कहीं कि ये चीज़ कैसे मैनेज हो पाएगी, ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। इसमें हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान की सारी डिफ़िकल्टीज़, सारे हैप्पी मोमेंट्स सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। जितने भी मिथ्स बताए जाते हैं प्रेगनेंसी के बारे में, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। और पोस्ट प्रेगनेंसी आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो सब इस पॉडकास्ट में हम लोग आपके सामने लेके आएँगे। तो दोस्तों, इसी के साथ वेलकम कीजिए हमारी गेस्ट श्रेया का। थैंक यू रितु, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हम 9 मंथ्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये कैसे आया कि आप अब इस चीज़ के लिए रेडी हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। आपका कहीं न कहीं आपका एक रूटीन सेट होता है, और वो रूटीन में अगर कुछ भी इधर-उधर चेंजेज़ आते हैं तो आप मतलब ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ़ ही चेंज हो गई है। लेकिन वो सबको पता होता है कि प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत ड्रास्टिकली लाइफ़ चेंज होने वाली है। तो आपने अपने माइंड को उस चीज़ के लिए रेडी कैसे किया, और वो कौन से स्टेप्स थे जिसने आपको हेल्प किया कि आप ये जो जर्नी है अपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं? सो रितु, ऑनेस्टली हमारी लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था जहाँ पे हमें लगा कि नहीं, हमें इमीडिएटली पेरेंट्स बनना है। हाँ, ये करेक्ट है दैट मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही वी ऑलवेज़ वांटेड अ चाइल्ड। हमें हमेशा ही चाहिए था कि वी वांट अ फैमिली। एंड जैसा कि आपने कहा, एकदम करेक्ट है कि आप जब भी फैमिली प्लान करते हो, आपको ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ इसके बाद बहुत चेंज होगी। वो चेंज ना होना मतलब इनएविटेबल है, वो चेंज तो आएगा ही आएगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये एज अ कपल सोचना कि नहीं हम लोग रेडी हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ऑनेस्टली हमने बहुत सारे ऐसे चेक पॉइंट्स नहीं बनाए थे कि ये होगा तब हम फैमिली प्लान करेंगे या फिर ये होगा तब हम फैमिली प्लान करेंगे। बस हमें कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हमें फैमिली चाहिए। एंड हमने कुछ मेजर चेंज नहीं लाया, ना कि अपने लाइफस्टाइल में, ना कि अपने रूटीन में, ना कि अपने वर्क लाइफ में, कुछ भी मेजर चेंज नहीं लाया। हाँ, बट एक पॉइंट था जहाँ पे हमें लगा कि हाँ ठीक है यार, नाउ वी कैन स्टार्ट थिंकिंग सीरियसली अबाउट हैविंग अ फैमिली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट हैपेंड। तो हमारी जर्नी में ये आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद था कि हमने सोचा एंड हमने जैसा सोचा थिंग्स पैन आउट होती गई। जैसा कि आजकल जो है वो डॉक्टर्स खुद बोलते हैं कि आपको कहीं न कहीं वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ लड़कियाँ जो हैं वो अपनी मसल्स डेवलप करती हैं, बेसिकली वेट ट्रेनिंग करती हैं या मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं।
और कहीं न कहीं बेबी प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं कि आप पहले ही गायनेक के पास जाते हैं, आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह पहले ही कराए जाते हैं, पहले ही देखा जाता है। अ, तो आपकी कैसे वो प्लानिंग फ़ेज़ में आपका कैसे वो स्टार्ट हुआ और एक अच्छी गायनेक इसमें कितना कुछ ऐड कर सकती है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी? सो ऋतु, मतलब जनरली आप जो कह रहे हो करेक्ट है। इनफैक्ट मैं भी जानती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू दैट बहुत सारे लोग जाते हैं उस प्रोसेस के थ्रू। बट मैं इस बारे में एक जनरल चीज़ कहूँगी कि हम लोग जो हैं, स्पेशली मिलेनियल्स, राइट, हम लोग का लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, राइट। हम में से मैक्सिमम लोग घर पे नहीं हैं। हम में से मैक्सिमम लोग बहुत ही बचपन से एक्सपोज्ड हैं जंक फूड के लिए, बाहर के खाने के लिए, एंड कहीं ना कहीं हमारी टेस्ट बर्ड्स भी उससे बहुत अडेप्ट हो गई हैं। हम लोग के लिए एक ब्रेक लेने का मतलब होता है कि हम जाएं कुछ अच्छा खाना एंजॉय करें। एंड आई थिंक मैं खुद बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मुझे पता है कि खाना ऐसा ब्रेक जो हम सबको इन्जॉय करने के लिए रहता है। एंड हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है। हम जॉब कर रहे हैं जहाँ पे हम मतलब दिन का एटलीस्ट 9 आवर्स दे रहे हैं, और हम में से बहुत लोग उससे भी कहीं ज़्यादा, कई बार वीकेंड्स भी वर्किंग होते हैं। तो इन सब में हम लोगों का सिर्फ एक ये कोशिश थी हमेशा से कि हम अपने लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर का टाइम, एटलीस्ट 1 आवर का टाइम हमेशा से निकालें, जो हम एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप करें। इसलिए नहीं क्योंकि हमें स्पेसिफिकली फैमिली प्लान करनी थी, बट इन जनरल अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए खाने का भी एग्जैक्टली सेम था कि आप दिस मतलब मुझे लगता है कि ट्रैप है। आप जब बाहर का खाना खाते हो, आपकी टेस्ट बड्स को बार बार वही चाहिए रहता है, राइट। हमने ऐसा कुछ ड्रास्टिकली कट डाउन नहीं किया कि अभी हम बिल्कुल बाहर का नहीं खाएंगे या फिर ये नहीं खाएंगे। हाँ, बट हमारा एक जनरल गोल था, पर्सपेक्टिव था कि हम ट्राई करते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, क्योंकि हमें अर्ली 40s में, लेट 30s में हाइपरटेंशन और हाई ब्लड शुगर लेवल्स, ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बचना था। और बस एक वो चीज़ था दिमाग में। आई थिंक वो एक चीज़ थी जो हमें बहुत हेल्प करी। हमने ऐसे कुछ स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं फॉलो किया। बट आप जो कह रहे हो, हमारे केस में आफ्टर वी कंसीव्ड हमने कई सारे गायनेक्स को एक्चुअली विज़िट किया था, एंड फाइनली हमें एक डॉक्टर थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली जो लोग जानना चाहते हैं, जिनके स्पेसिफिक कंसर्न्स हैं, आप नेचुरल वे से ट्राई करो। इफ़ इट्स नॉट हैपनिंग, आई थिंक बहुत अच्छा रहता है कि आप किसी एक अंडर गाइडेंस में करो। और एक अच्छी गायनिक का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ना कि सिर्फ कंसीव करने में, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी बनाने में, एंड आपके पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस को भी एक अच्छा बनाने में एक अच्छी गायनिक का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपको गाइड कर सकती है, आपको एक अवेयरनेस दे सकती है कि आपकी बॉडी कंडीशन क्या है, एंड एक पॉजिटिव वे में आपको रीइंफोर्स कर सकती है कि आपको क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपका ये पूरी जर्नी वो आपके लिए पेनफुल ना रहे, वो आप इन्जॉय करो। जैसे हम हमेशा सोचते हैं, राइट, कि प्रेगनेंसी जर्नी है, हमें इन्जॉय करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो आई थिंक एक अच्छे डॉक्टर का भी इसमें बहुत रोल है। एंड एक अच्छा डॉक्टर आपको एक मेंटल पीस भी देता है कि आपको उसके ऊपर एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता मेडिकल सिचुएशंस क्या है, मेडिकल टर्म्स क्या हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, हमें एक वो फीलिंग पता है। बट मेडिकली एक डॉक्टर के ऊपर भरोसा होना और उसे आपको गाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बोथ वेज, अगर आपके डॉक्टर अच्छा नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब भी हो सकता है किसी एक पॉइंट पे, जो कि आपको हमेशा याद रहता है और आप हमेशा रिग्रेट करते हो कि मे बी आपको एक दो और ऑप्शंस दिमाग में रखने चाहिए थे। और सेम वे अगर आपका वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो आप हमेशा सोचते हो यार ये तो बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर है, और अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी रिकमेंड करते हो। क्योंकि हम लोगों की बॉडी में बहुत चेंजेस चल रहे होते हैं, हार्मोनली बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं एक गायनेक आप आपको उस टाइम पे समझती है, जो कि आपको कोई और नहीं समझ सकता उस टाइम पे। आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा रह सकता है, लेकिन वो नहीं समझ सकता है कि आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा कहा आपने और लाइफ़स्टाइल को लेके भी मैं कहूँगी कि आजकल
हर एक लड़की को कहीं न कहीं पीसीओएस, पीसीओडी हो रहा है। वो एक लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ की वज़ह से ही हो रहा है। अगर हम लोग अपना थोड़ा-सा भी लाइफ़स्टाइल जो है वो इम्प्रूव कर लें, तो हम लोग इन सब चीज़ों से जो है वो थोड़ा कहीं न कहीं बच सकते हैं। तो एक अच्छा लाइफ़स्टाइल होना तो मुझे लगता है कि वो तो अ, हर किसी को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। उसके लिए हम लोग को ये वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम लोग को इस जर्नी से के थ्रू जाना है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, नाउ वी आर रेडी, वैसे टाइप का। चलो अच्छा है। और बताइए आपके जो हैं फिर डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स कैसे गए? आपकी क्या फीलिंग्स थी? हर एक ट्राइमेस्टर में आपने क्या चेंजेस फ़ील किए अपनी बॉडी में, अपने इमोशंस में? क्योंकि हम लोग को तो बस सुनते हैं, जैसा कि आपने बोला कि क्या कहते हैं, जो लोग बाहर से देख रहे होते हैं कहीं न कहीं ये जर्नी, हम लोग जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अरे! अब ये प्रेग्नेंट है, इसका बेबी बम्प इतना दिख रहा है, हाँ, अब इसने फ़ोटोशूट कराया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देख के। लेकिन जब हम लोग उस जर्नी के थ्रू जा रहे होते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, नहीं, उतना भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। आप। राइट। नहीं, आई थिंक यू आर राइट। अभी बॉलीवुड की वजह से प्रेगनेंसी बहुत ही ऐसे ग्लोरीफाइड लगती है हमें कि यार अभी तो सब बेबी बम्प शो कर रहे हैं, सब आराम से शोज़ कर रहे हैं, मूवीज़ कर रहे हैं, प्रमोशंस कर रहे हैं, तो यार ये तो बहुत ही ईजी होता होगा। डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। सी मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि जब आप कंसीव करते हो, आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, आपको वो रियलाइजेशन होने में ही लग निकल जाता है दैट यार मतलब समथिंग डिफरेंट इज़ गोइंग टू हैपन। मतलब अच्छा मैंने कंसीव कर लिया, ओ इज़ इट रियल, क्योंकि इस टाइम आपका बेबी बम्प नहीं होता है। और डेफिनेटली नॉशियस फील करना, आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी प्रेफरेंसेस एकदम से चेंज हो जाती हैं। आपको मे बी जो खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता था वही आपको बहुत पसंद आने लगता है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली एक फूड एवर्जन जो मुझे भी हुआ, बहुत सारे लोगों को होता है कि आपको मन नहीं करेगा खाना खाने का, आपको एक पर्टिकुलर टाइप का फूड देखने का भी मन नहीं करेगा, कोई आपको स्मेल रिपेल करेगी। ये सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत होता है। एट द सेम टाइम आपको वो फील नहीं होता है कि यार बेबी है, मतलब आप कुछ फील नहीं कर रहे हो, आपको बस वो एक अ, आपको पता है आपने कंसीव कर लिया, बट आपको कुछ दिख नहीं रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, बट आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो। तो आपको बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव भी फील करते हैं, या मेरे केस में मैं बहुत न्यूट्रल थी। मैं ऐसा भी नहीं था कि बहुत मैं नेगेटिव फील कर रही थी, या फिर ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत इलेटेड थी कि यार अभी तो प्रेग्नेंट हो गए हैं, ऐसा कुछ। बहुत न्यूट्रल फेज़ गया मेरे लिए। डेफ़िनेटली जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर हिट करते हो, आते हो, उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं। आपकी फ़र्स्ट टाइम स्कैनिंग होती है, आप जब सर्टेन पीरियड कंप्लीट करते हो, तो वो उसके बाद से आपको वो फ़ील होना बहुत होता है। जब आप फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनते हो बेबी की, तब वो चीज़ें बहुत रियल लगने लगती हैं। जैसे सब लोग कहते हैं, इवन आई फील कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बहुत हनीमून फेज़ होता है, राइट? आप इंजॉय कर रहे होते हो कि आपका बेबी बम्प ग्रो कर रहा है, वो फीलिंग थोड़ी रियल हो रही है, राइट? एंड बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हो, बहुत सारे लोगों को पता चलने लगता है, क्योंकि आपका बेबी बम्प धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फेज़, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में वो लव केयर चारों तरफ से आपके ऊपर पोर होने लगता है। और वो एक जो डर होता है, राइट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड आई थिंक अभी भी बहुत मिथ्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में रहती हैं कि यार व्हाट इफ़, राइट? वो एक चीज़ रहती है, वो भी थोड़ा सा हट जाता है, और आप उस फेज़ को इन्जॉय करने लगते हो। एंड आई थिंक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला फेज़ होता है, जहाँ पे आपको फूड एवर्जन होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल से इश्यूज़ होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सबसाइड करने लगती हैं, तो आप खाना भी इंजॉय करने लगते हो। सो अगेन आपका थर्ड ट्राइमेस्टर हिट करता है, तो वो फीलिंग कि यार आपका बेबी था वो और रियल होने लगती है। एंड डेफिनेटली बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, बिकॉज आपका वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली होता है। आपके स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं, राइट? आपका बेबी बम्प ग्रो कर रहा है, आप और कॉशियस हो जाते हो अपना ध्यान रखने के लिए। तो हाँ, डेफिनेटली थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन एंड टुवर्ड्स द एंड आप और हैवी हो जाते हो, ओवरऑल आपका वेट बढ़ जाता है। तो हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को कैरी करने में, सोने में, करवट लेने में रात में, वो सब चीज़ें इश्यूज़ होती हैं, जबकि जिसके लिए आप मे बी आपको पता होता है, बट आप
वो रियली फेस करने लगते हो। आपको प्रेगनेंसी पिलोज़ की ज़रूरत होती है, कितनी भी आप पिलोज़ इधर-उधर लगा लो, वो इनफ नहीं होती है क्योंकि आपका वेट बहुत बढ़ चुका है। आप जब रात में लेटते हो, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर अपने आप में एक न्यू चैलेंजेस, सेट ऑफ चैलेंजेस लेकर आता है। अगेन टुवर्ड्स द एंड आई थिंक थोड़े चैलेंजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका बेबी भी फुल ग्रोन होता है, आपका भी वेट बढ़ चुका होता है। बट देन आई थिंक एज अ मदर, आप जब उस जर्नी पे होते हो कि आपको पता है आप मदर बनने वाले हो, ऑनेस्टली चीज़ें होती हैं, आपको पता होता है, आप डिस्कम्फर्ट में होते हो, बट आप सब कुछ फेस कर ले जाते हो और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है। आप बहुत सारी चीज़ों से डर रहे होते हो, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए स्केप्टिकल होते हो यार कि कैसे होगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, बट जब एक्चुअली आपके सामने आती है ना तो आप बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर जाते हो। एंड आई थिंक ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है, आई थिंक ये गॉड गिफ्टेड है बाय मदर नेचर कि women are prepared to change themselves, I think, which is not easy, okay, which is not easy. It is very difficult to see कि आपकी बॉडी एक तरह से थी और वो एकदम से चेंज हो गई है। इट्स नॉट ईजी टू सी, बट देन आई थिंक मेंटली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें पता भी नहीं होता हम कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड उस जर्नी को हम ब्यूटिफुली एकदम हंसते खेलते और इन द मोस्ट ग्लोरीफाइड वे ये उसको तो हम बहुत अच्छा पास कहा कर क्योंकि लेते मुझे हैं। लगता है कि भगवान ने भी कुछ ना कुछ देखा ही होगा कि उन्होंने लड़कियों को ही ये स्ट्रेंथ दी है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई काम अगर कोई लड़की सोचे तो वो पक्का कर सकती है और उतना प्यार, उतना पेशेंस एक लड़की में ही हो सकता है कि वो इस जर्नी से गो थ्रू कर जाए। तो बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम कि आप एक वर्किंग वुमन हैं और आजकल ना कहीं न कहीं कपल्स ये सोच के कि कहीं न दोनों ही अर्न कर रहे हैं, ठीक है? दोनों ही अर्निंग है, दोनों ही वर्किंग हैं। तो ये सोच के ना कपल्स थोड़ा डिले कर देते हैं प्रेगनेंसी कि यार नहीं अभी नहीं करते हैं, हाँ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी ऑफ़िस में ऐसा चल रहा है, हाँ, एक बार सेटल हो जाएँ अच्छे से फिर करते हैं। तो आपने वो कैसे मैनेज किया कि आपको क्या लगा कि आ आप क्या सेटल्ड थे? और क्या कभी कोई ऐसा फ़ील कर सकता है कि हाँ, नाउ आई एम फुली सेटल्ड और हम लोग एक जो है वो प्लान करते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? और आपने वर्क और प्रेगनेंसी जर्नी को अपनी कैसे मैनेज किया साथ में? राइट। सो ऋतु, इसके लिए मुझे लगता है कि एक ये चीज़ डिसाइड करना कि आप पेरेंट्स बनना चाहते हो, यू वांट अ फैमिली, ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोगों के लिए ऐसे कोई चेक पॉइंट्स नहीं थे, हमने अपने लिए ऐसे कोई चेक पॉइंट्स नहीं रखे थे कि यार ये चीज़ें टिक हो जाएंगी हम तभी फैमिली प्लान करेंगे। तो डेफिनेटली हमारे केस में ऐसा नहीं था कि हम ने कुछ अपने रूल्स सेट कर रखे थे, ग्राउंड रूल्स। बट देन आप जो कह रहे हो करेक्ट है, हम दोनों वर्किंग हैं एंड बीइंग अ वर्किंग वुमेन आपके ऊपर इनफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपको ऑफिस का ध्यान रखना होता है, आपको ऑफिस ट्रैवल करना होता है एंड बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं अबाउट ट्रैवलिंग, अबाउट स्ट्रेस नहीं लेने के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप सोच लेते हो ना कि यार हम रेडी हैं, रेडी एज इन कि चैलेंजेस आएंगे और आप उस चीज़ के लिए उसको पॉजिटिवली लेके आप सोचते हो कि यार ठीक है आएंगे, हम उसको फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आई थिंक मेरे केस में भी एग्जैक्टली सेम था। टू टेल यू, मतलब मैं जब डिलीवरी रूम में थी लास्ट डे, मैंने उस टाइम पे अपनी मैटरनिटी लीव स्टार्ट करी थी, राइट। तो मैंने मतलब टिल द टाइम, इनफैक्ट आई रिमेंबर कि मैं मॉर्निंग में 8 o'clock गई हूँ एंड इट वॉज़ अ ट्यूसडे। जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ, मैं मंडे तक मैंने काम किया है। तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं था, मुझे उस चीज़ के लिए मैं मेंटली रेडी थी कि यार मुझे वर्क करना है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो वर्क करने से आपका एक माइंड डाइवर्ट होता है, आप मेंटली भी एक्टिव होते हो, और मेरे केस में मैं अपना वर्क एंजॉय करती हूँ। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार आई एम मेंटली एक्टिव, क्योंकि आप जब प्रेग्नेंट होते हो देयर इज़ एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। आप हर जगह उसी के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी तो हर जगह एआई इनेबल्ड है, ठीक है, गूगल आपकी सारी बातें सुन रहा है। आप एक चीज़ सर्च करते हो, आपका इंस्टाग्राम उससे भर जाता है, यूट्यूब उससे भर जाता है, राइट। तो बेसिकली आप जो अनवाइंड करने के लिए अपने आप को एक इंस्टाग्राम खोल रहे हो, यूट्यूब खोल रहे हो, वहाँ पे भी कंटेंट क्या है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। एंड अभी इंटरनेट पे पॉजिटिव कंटेंट भी बहुत है और नेगेटिव कंटेंट भी बहुत है, राइट।
होता क्या है कि आप पॉजिटिव एक बार भूल जाओगे, नेगेटिव आपके दिमाग में रह जाता है और उसके बारे में आप सोचते रहोगे कि आपको हल्का सा भी कुछ हुआ ना, आपके दिमाग सबसे पहले नेगेटिव पे जाएगा, यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, या मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। और अपने आप को उस फटीग से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना दिमाग आप कहीं और एंगेज रखो। तो ऑफ़िस मतलब ऑफ़िस में काम करते हुए या फिर अपने आप को ऑफ़िस में एक्टिव रखने का एक ये बहुत रीज़न है। सेकंड रीज़न ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑफ़िस जा रहे हो, आपकी सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टेप्स ऑलरेडी हो जाते हैं। आप ऑफ़िस में चल रहे हो, आप अपने डेस्क से मल्टीपल टाइम स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने वॉशरूम जा रहे हो, राइट? तो इनफ नंबर ऑफ़ स्टेप्स हो जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हो, आपको नए-नए पर्सपेक्टिव सुनने मिल रहे हैं। सो दैट वे ऑल्सो आप मेंटली एंड फिज़िकली भी हेल्दी हो और आप उस एक स्लाउच वाली सिचुएशन में नहीं जाते कि यार अब तो मैं बस प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं बेड पे बैठी रहूँगी, अब तो मैं हिल नहीं सकती। एंड आई थिंक एज अ वर्किंग वुमेन एक ये माइंडसेट होना बहुत, इनफैक्ट नॉट जस्ट वर्किंग वुमेन, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, आपके घर पे भी बहुत काम होते हैं, बट आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। एंड आई थिंक दैट इज़ वन की टू अ हैप्पी प्रेगनेंसी। और ये मेरे साथ भी एक पॉइंट पे हुआ कि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड था कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है, ये भी चीज़ें बता रहे, घर वाले भी चीज़ें बता रहे, आप कितना फॉलो करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए तो यही चीज़ थी जो वर्कआउट करी कि मुझे एक अच्छा ब्रेक मिल जाता था, एक थोड़ा सा चेंज मिल जाता था, मेंटली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव, एंड बहुत अच्छे से ही मतलब कई लड़कियां तो एकदम ऐसी होती हैं कि वो बोलती हैं अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं जो है वो एक्टिव नहीं रहूंगी, मैं इनएक्टिव रहूंगी, या फिर अब रेस्ट करते हैं। वो एक प्रेगनेंसी और रेस्ट कहीं ना कहीं मतलब सिनोनिम्स लगते हैं सुनने में, काफी काफी स्टार्ट से अगर देखें तो ऐसा ही सुनते आए हैं कि अरे प्रेग्नेंट हो, अरे रेस्ट करो, जितना हो सके रेस्ट करो। तो ये काफी अच्छा लगा कि एक्टिव भी रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। इनफैक्ट मतलब फॉर दैट मैटर, अनटिल अनलेस आपकी गायनेक ने आपको स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि आपको बेड रेस्ट है, या फिर आपको सर्टेन एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, या फिर आपको लेट्स से कोई भी एक्टिविटी, वेदर इट इज़ ट्रैवल या फिर एक्सरसाइज या फिर कुछ भी, जब तक आपको आपकी डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, आई थिंक अपने आप को एक्टिव रखने से आप प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, राइट? आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स बेसिकली स्पेस बना रहे हैं आपकी बेबी के लिए, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। सो मतलब हाइपरटेंशन, राइट? और हाइपरटेंशन आज के टाइम में तो बहुत कॉमन है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, राइट? एंड ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे, जो कि बहुत इजीली मैनेजेबल है, बट आप अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। अनटिल अनलेस गॉड फॉरबिड अगर किसी को भी कोई इशू है, जिसके लिए आपकी डॉक्टर आपको ऑलरेडी गाइड करेंगे। अगेन कमिंग बैक टू कि एक अच्छी डॉक्टर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें ये भी ऐड ऑन करूँगी कि आपको खुद में ही अच्छा लगता है। आप सुबह उठ रहे हैं, आप एक मतलब आप अपने आप को ऐसे नहीं सोच रहे हैं कि नहीं यार ये एक बर्डन आ गया है। आप उठ रहे हैं कहीं न कहीं और आप वो चीज़ कि मेरे को ऑफ़िस के लिए रेडी होना है, ठीक है? ये बहुत नॉर्मल है। मतलब जैसा हम लोग अपना नॉर्मल रूटीन रखते थे, अगर आप वैसा ही रूटीन रखें तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं आया है लाइफ़ में कि जिसने मेरी लाइफ़ ही चेंज कर दी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है मेरे ख़्याल से, और आप कहीं न कहीं रेडी होते हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस वापस आता है, क्योंकि अगर आप घर पे पड़े रहेंगे, ठीक है, आप एकदम, मैंने देखा है काफ़ी लड़कियों को एकदम लूज़-लूज़ कपड़े पहनने लगती हैं और वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस खोने लगती है, और मेरे ख़्याल से पोस्ट डिलीवरी जो डिप्रेशन इतना कॉमन है, तो वो भी इसी का पॉइंट है कि वो उन लोगों को लगने लगता है कि यार नाउ माय लाइफ़ इज़ नॉट नॉर्मल। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे कि पोस्ट डिप्रेशन अगर कोई उससे गो थ्रू कर रहा है तो वो किन-किन क्या-क्या चीज़ें कर सकता है? क्या-क्या चीज़ें टेक केयर कर सकता है कि उसको डिप्रेशन में ना जाना पड़े? और क्या-क्या अगर डिप्रेशन में भी है तो अपने आप को, क्योंकि बहुत लड़कियाँ, जैसे आपकी ही मैं बात करूँ, तो पोस्ट प्रेगनेंसी आपने अपने आप का भी ध्यान रखा है, लेकिन वो काफ़ी लड़कियाँ भूल जाती हैं अपने आप का ध्यान रखना। उनको वो मदरहुड एन्जॉय करना होता है, या फिर एक हो सकता है कि बेबी के आने पे वो बेसिकली उस एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लग जाता है, तो वो अपने आप को कहीं न कहीं भूल जाती हैं, या फिर मैं कहूँगी कि लड़कियों का एक बेसिक नेचर होता है कि वो
सबकी टेक केयर करती हैं और अपने आप को थोड़ा बैक स्टेप रखती हैं। तो जैसे कि आप भी अपने आप को मेंटेन कर रही हैं, आपने भी योगा जॉइन किया है, आप अपने लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम निकालती हैं, तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं? इसमें मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं तो अगर हम टर्न बाय टर्न डिस्कस कर हाँ, तो डेफ़िनेटली पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन जो एक मैं कहूँगी कि एक जो सुनामी ऑफ इमोशंस आते हैं, राइट? आप हैप्पी होते हो आपका बेबी है, आप फिज़िकली फ़िट नहीं होते हो, आपकी चाहे नेचुरल डिलीवरी होती है, चाहे आपका सी सेक्शन होता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गो थ्रू करी रहती है उस टाइम पे, आपको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। डेफ़िनेटली आपके फैमिली मेंबर्स आपके आस-पास होते हैं, सब लोग आस-पास होते हैं, बट आई थिंक इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं जैसे आपने कहा एक वुमन एज़ अ मदर हम एक बैक स्टेप ले लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं आपका ध्यान रखने के लिए, बट मे बी आप खुद उस मेंटल स्टेट में नहीं होते हो कि यू आर जस्ट नॉट द सेम पर्सन। मैं तो ऐसे ही कहूँगी कि आप ये चीज़ आप खुद फील करोगे जब आप मदर बनोगे कि यार 9 महीने पहले तो ये ऋतु बहुत डिफरेंट थी, ये श्रेया बहुत डिफरेंट थी, अभी क्या हो गया? मेरे को छोटी सी बातें क्यों इफ़ेक्ट कर रही है, मैं छोटी सी बात पे क्यों इरिटेट हो रही हूँ? एंड उसके साथ में आपका बॉडी पेन, आपको उठने में दिक्कत, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम, राइट? आप बेबी आपका न्यू है, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको फीड करा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। सो बेसिकली इमोशंस का सुनामी आ जाता है। इसमें एक वुमन को डाउन फील करना या फिर बहुत सारी बार अपने आप को इनकैपेबल समझना, क्योंकि कई बार होता है आपका बेबी रो रहा होता है, आपको तो ऐसा ही हमेशा दिखाया गया ना कि मम्मा के पास आएगा तो बच्चा तो चुप हो जाएगा, सूद हो जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी रातें होती हैं जहाँ पे आप खुद फिगर आउट कर रहे होते हो उसको समझना। एंड ऑनेस्टली सिर्फ वो स्टार्टिंग फेज़ नहीं होता। आई थिंक मेरा बेबी अभी 5 मंथ्स का हो गया है, बट हर महीने उसके डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जब हमें लगता है कि यार हम समझ गए उसका रूटीन, हमें समझ में आ गया उसे कैसे संभालना है, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है और आप उसके लिए कभी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो और आपको लगता है कि यार मैं क्या गलत कर रही हूँ, मुझसे क्या गड़बड़ हो गया। बट आई थिंक ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप इनिशियल फेज़ में कहीं न कहीं फ़ील कर रहे होते हो यार लाइफ़ तो बहुत चेंज हो गई, बहुत। एंड उस चीज़ के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, उस चीज़ के लिए आपको कोई रेडी नहीं कर सकता। आपके ऊपर जब आती हैं चीज़ें, आप खुद, आपकी चाहे मम्मी हो, आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेबी को आप चाहिए होते हो, राइट? वो आपकी स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, वो आपके नापी चेंजिंग टाइम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन स्पाइट ऑफ सो मेनी पीपल हेल्पिंग यू, राइट? एंड आई थिंक इन सब चीज़ों में एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। जब तक आप नहीं ठीक रहोगे, आप अपने बेबी को ठीक नहीं रख पाओगे, राइट? आपकी हेल्थ, आपकी बेबी की हेल्थ आपसे जुड़ी हुई है। एंड वो जो एक टर्मोइल होता है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोग हैं आसपास बहुत सारे, बहुत सब कुछ चेंज हो रहा है, उसमें आप अपने आप को भूल जाना ये एक राइट स्टेप नहीं है, मुझे तो यही लगता है। उस समय में अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, अच्छा खाना। एंड मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के मीडियम के थ्रू कि अभी भी कहीं ना कहीं वो कन्वेंशंस हैं जो हमारी पुराने लोग फॉलो करते हैं कि मदर को डिप्राइव करना, कि आप सर्टेन चीज़ें ना खाओ, आप ये मत करो, वो मत करो, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। या आप बहुत खाओ क्योंकि आपको बेबी को करेक्ट, फीड फीड करना करना है। है, डबल खाओ, ट्रिपल खाओ, घी खाओ, ज़बरदस्ती खाओ, ड्राई फ्रूट्स राइट? खाओ। सी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशियस फूड लेना, रिच फूड लेना, क्योंकि अब आप बेबी को फीड कर रहे हो। आप जितना न्यूट्रिशियस खाओगे बेबी उतना हेल्दी होगा। पर एट द सेम टाइम मदर को टू मच पुश करना या फिर उसको डिप्राइव करना कि नहीं तुम नहीं खा सकते, अब ये तो मना है खाना तुम्हें, या एक टाइप का फूड ही तुम नहीं खा सकते, ऐसा करना मुझे लगता है गलत है। क्योंकि एक लेडी एज अ मदर जो फर्स्ट टाइम स्पेशली मदर्स बन रहे हैं, उनके लिए फीलिंग ही बहुत नहीं है, उनको ये नहीं समझ में आता। उस समय उनको हर तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको एक इकोसिस्टम चाहिए जो उन्हें समझ सके, ना कि उन्हें पुश करे किसी भी तरह से। वो समझेगी, अपने पेस पे करेगी चीज़ें, और फिर उसके थ्रू जो मदरहुड जर्नी होगी उसकी स्मूथ बनेगी, राइट? एंड मैं आपको मेंशन करना चाहूँगी कि अभी हम साउथ में हैं, राइट? अभी मैं बैंगलोर में हूँ, बट मैं नॉर्थ से हूँ, मैं यूपी से हूँ, राइट? एंड जो ये कन्वेंशंस हैं ये रीजनली बहुत
चेंज होते हैं। एक रीजन में कहेंगे कि आप राइस नहीं खा सकते, एक रीजन में कहते हैं आप रोटी नहीं खा सकते। जहाँ पे रोटी खाते हैं वो लोग सारे कहेंगे कि यार राइस क्यों खिला दिया जैसे आफ्टर डिलीवरी। जहाँ पे चावल खाया जाता है वहाँ पे कहेंगे यार रोटी क्यों खिला दी, कर्ड क्यों खिला दिया, बनाना क्यों खिला दिया। ऑनेस्टली मैं हॉस्पिटल में थी एंड हॉस्पिटल वाले फ़र्स्ट चीज़ इंश्योर करते हैं। मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट थी, फ़र्स्ट चीज़ उसने मुझे कही कि लैक्टेशन को जो सपोर्ट करता है फूड आपको वो खाना है, राइट। एंड ये सब बहुत मतलब मिथ्स हैं कि आप ये सर्टेन टाइप ऑफ फूड नहीं खा सकते। डेफिनेटली आपको ट्राई एंड टेस्ट करना है कि आपके बेबी को कुछ सूट नहीं कर रहा है, तो मैं उसके लिए डेफिनेटली कुछ नहीं कहूँगी। बट ये सब मिथ्स हैं, ये रीजनली चीज़ें हैं, ये हमारे पुराने टाइम में चीज़ें चली आ रही हैं। एंड अब टाइम चेंज हो गया है। अभी आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करोगे तो आई थिंक कोई भी डॉक्टर आपको स्पेसिफिकली ये नहीं कहेगा कि आप ये चीज़ खाना छोड़ दो जस्ट बिकॉज आपने बेबी डिलीवर किया है। ये ज़रूर हो सकता है कि आप सर्टेन टाइप ऑफ फूड खाओ जो आपकी बेबी को सूट नहीं कर रहा है, तो मे बी आप वो कट डाउन कर सकते हो। तो हाँ, डेफिनेटली इस पूरे फेज़ में अपना ध्यान रखना, एक फैमिली का सपोर्ट होना, एक उस इमोशनल टर्मोइल से निकलना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना कि ठीक है यार, मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दूंगी। आप समझो एज अ मदर आपकी ड्यूटी सिर्फ 9 आवर्स 10 आवर्स की नहीं है, या फिर आपका डे में भी अगर 7 o'clock पे शुरू हो रहा है अनटिल 10 o'clock आप जब सो रहे हो तभी भी आपकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हो रही है। बेबी तो रात में भी जग रहा है, आप बार बार उठ रहे हो, राइट। तो इस 24 घंटे में अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना, मे बी अपने पार्टनर की हेल्प लेना, अपने मदर की, इन लॉज की, सबकी हेल्प लेना कि यार बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ को वापस ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं वो मदरहुड में वो गिल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप आधे घंटे के लिए भी बेबी को छोड़ोगे तो कि यार अभी ठीक है ना, अभी रो तो नहीं रहा, अभी कुछ तो नहीं कर रहा। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग प्रायोरिटी है। जब तक आप हैप्पी नहीं रहोगे आप अपना बेबी को हैप्पी कभी नहीं रख पाओगे, राइट। सो क्योंकि फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई होती है, और जब तक आप मेंटली खुद में ही आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप खुद में ही मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो आप अपने बेबी को भी नहीं हैंडल कर सकते हो। अ, इस पे मैं कहना चाहूँगी कि आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी जो पुराने टाइम के लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मतलब बहुत लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं बेसिकली। उनको लगता है कि जो डॉक्टर्स हम लोगों को आजकल, हम लोग हर कहीं न कहीं महीने या हर दूसरे तीसरे महीने डॉक्टर के पास जाते हैं, जो वो सजेस्ट करते हैं वो कहीं न कहीं अपना पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, पहले ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, या फिर पहले ज़माने में तो हमने कभी स्कैन नहीं कराए, ठीक है, हमारे इतने टेस्ट नहीं हुए, हमने तो बेबी डिलीवर भी कर दिया। तो वो सब चीज़ें हैं, तो मतलब उस पे आपका क्या कहना है कि कहीं न कहीं एक लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है, खान-पीन चेंज हुआ है, हर एक चीज़ चेंज हुई है, वो समझ आता है, लेकिन मतलब ये चीज़ें उनको कैसे समझाई जाएँ, और इस चीज़ को मतलब खुद में भी, क्योंकि आप हर चीज़ नहीं समझा सकते हो फिर भी, तो आप खुद में अपने अपने आप को कैसे वो चीज़ें समझाएँ कि नहीं, नहीं, हम लोगों को कुछ चीज़ें उनकी सीखनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें उनको समझनी ज़रूरी हैं। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक ऋतु ये आपने बहुत अच्छी बात करी है कि अ, हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारे जो एल्डर जनरेशन्स है, डेफिनेटली उनके पास बहुत विजडम है। हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। बट एट द सेम टाइम ये भी इक्वली ट्रू है कि हमारा इकोसिस्टम, हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। अब से 30 साल पहले भी जो लाइफस्टाइल हुआ करती थी, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, राइट, पोल्यूशन आप देख लो, खाने की क्वालिटी, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपको जो क्वालिटी ऑफ फूड मिलता था, राइट, वो बहुत डिफरेंट था। अभी आप हर दिन न्यूज़ में पढ़ते हो कि ग्रीन्स में ये पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है, आप एनिमल्स मत खाओ क्योंकि उसमें ये हार्मोनल इंजेक्शंस लग रहे हैं। तो आप बताओ, वो लाइफ तो है ही नहीं ना जो हमारी 30-40 साल पहले थी। तो हमारे जब फैक्टर्स ही, हमें सपोर्टिंग इन्वायरमेंट ही सब कुछ जब चेंज हो चुका है, तो पहले वाली चीज़ें 100% रेलेवेंट कैसे हो सकती हैं। प्लस एट द सेम टाइम आई थिंक आजकल के टाइम में तो हमारे एज ग्रुप मिलेनियल्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग। आई थिंक हार्डली आई नो एनीवन की जो वर्किंग नहीं है। देयर इज़
ऑलवेज एन एडेड प्रेशर, देयर इज़ एन एडेड स्ट्रेस। आप नहीं भी लेना चाहोगे, वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके काम का चीज़ें रहती हैं। एंड इसमें आपको आपका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना, वो अलग से नहीं करना पड़ता था पहले की जनरेशन्स को, क्योंकि पहले बहुत प्योर चीज़ें मिलती थी। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी हुआ करती थी और हमारी नानी के घर में पास में वो गाय का चट्टा कहते थे, हम लोग सामने दूध दूहते थे और हम लोग नानी के साथ में लेकर आते थे। अब आप बताओ, आपको बैंगलोर में आपने कहीं देखा है कि आप पैकेट वाला ही दूध यूज़ कर रहे हो, राइट? और एक वो ट्रस्ट भी यूज़ कर रहे हो कि यार ये अच्छी क्वालिटी का होगा, एंड यू आर पेइंग वेरी हाई प्राइस फॉर दैट, राइट? बट वो पहले के टाइम में तो लोगों के घर में गाय होती थी यार, दूध, दही, घी, मक्खन, क्या क्वालिटी होती थी। लोग घर में सब्जियां उगा रहे हैं, राइट? तो उनकी बॉडी, आप सोचो, हमारी दादी, हमारी नानियाँ, उनको हाइपरटेंशन, उनको डायबिटीज़ जैसे इश्यूज़ कब हुए? 50s 60s, और बहुत सारे लोगों को तो हुए ही नहीं, राइट? और आप अभी के जनरेशन को देखो, लोगों को 30s में हार्ट अटैक आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। तो मेरे को सिर्फ ये चीज़ कहना है कि सब कुछ सम करते हुए कि आजकल के डॉक्टर्स अगर आपको कहते हैं कुछ टेस्ट कराने के लिए, राइट, या सर्टन प्रिकॉशंस लेने के लिए, या सर्टन टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट कराना, सर्टन टाइप ऑफ मल्टीविटामिन्स खाना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसको आपकी लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, आपको हेल्दियर बनाने के लिए वो एक एसेंशियल हो गया है। आप ना भी चाहो तभी भी वो इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपने एक और बात कही थी कि स्कैन्स, राइट? आई थिंक आपकी मदर से आपकी बात हुई होगी। मेरी जब प्रेगनेंसी जर्नी थी, मेरी मदर से मेरी बात होती थी, वो कहती थी स्कैन्स, इतने सारे स्कैन्स क्यों हो रहे हैं, हमारा तो एक हुआ था और तुम्हारे टाइम में तो हुआ ही नहीं था, राइट? ऐसी चीज़ें। बट अब आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। गॉड फॉरबिड, अगर किसी को कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको राइट टाइम पे एड्रेस कर सकते हो, राइट? एंड आई थिंक अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मेडिकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं करें, राइट? एंड बेबीज़ हेल्दी हो रहे हैं, बेबीज़ एकदम हेल्दी हैं। ये सब मिथ है कि आपको स्कैन नहीं कराना चाहिए, रेडिएशन है, दिस दैट। आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज़ जस्ट कि पहले नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं थी, अब बहुत अवेयरनेस है। आप एक बहुत हेल्दी वे में अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हो, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को इन्जॉय कर सकते हो। सो आई थिंक डॉक्टर्स पैसा बनाने के लिए तो नहीं, क्योंकि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, सिमिलर सेट ऑफ टेस्ट, सिमिलर सेट ऑफ गाइडेंस आपको मिलेगा। तो आई डोंट थिंक उनको कुछ पर्सनल बेनिफिट है, बट ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत एसेंशियल हो गई हैं आज के टाइम में। तो इसी पे आते हैं कि आजकल 2 टाइप की डिलीवरीज़ हो रही हैं, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी। तो आपके हिसाब से व्हिच वन इज़ बेटर? यार again a question, I think which is very 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 controversial. I think डिलीवरी कोई भी बेटर या ख़राब नहीं होती मेरे पर्सपेक्टिव में। आई नो कि हमेशा से एक अजम्पशन चला आता है कि यार नॉर्मल डिलीवरी हो। आई थिंक फैमिलीज़ का एक ड्रीम होता है कि यार नॉर्मल डिलीवरी ही आजकल मैंने बहुत लोगों को तो ये भी बोलते सुना है कि लड़कियां कहीं न कहीं वो पेन से नहीं गुज़रना चाहती, इसीलिए वो सी सेक्शन करवा लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल डॉक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम में, कि उनको जब ऐसा लगता है कि नहीं अब नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस नहीं है, तभी वो सी सेक्शन राइट। सो इस क्वेश्चन को ऋतु मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक डॉक्टर्स आजकल कभी पुश नहीं करते सी सेक्शन के लिए। अगर आप उनको बोलोगे भी कि नहीं यार मुझे पेन फ्री चाहिए, आप इसलिए सी सेक्शन कर दो, आई थिंक आउट ऑफ 195% डॉक्टर्स ना आपको डांट कर भगा देंगे। ठीक है, वो कहेंगे नॉर्मल ट्राई करो, एकदम तुम हेल्दी हो और तुम अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो और तुम नॉर्मल का ट्राई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आजकल के डॉक्टर्स ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में एक ऐसा ट्रेंड चला था जहाँ पे मेडिकली आप जो कॉस्ट थी सी सेक्शन वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी की, उसमें डिफरेंस था। तो मे बी सर्टन हॉस्पिटल, सर्टन डॉक्टर्स वो एक मनी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए पुश करते होंगे सी सेक्शन के लिए। वो टाइम मैंने नहीं देखा, मैंने बस सुना है। बट आजकल ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी जाओगे, कॉस्ट में बेयरली एनी डिफरेंस होता है। डॉक्टर्स डेफिनेटली पुश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही
इस बारे में बात की कौन सी डिलीवरी बेटर है, आपकी जर्नी किस में ईज़ियर रहेगी, लेट मी टेल यू, बोथ जर्नीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, राइट? आपका चाहे नॉर्मल डिलीवरी होती है, चाहे आपका सी सेक्शन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अ मदर इज़ अ मदर, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी करके बनी हो, चाहे वो सी सेक्शन केयर करके बनी हो। बट वो जर्नी बहुत, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों की बहुत मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और सी सेक्शन उस समय पे एक बून हो जाता है कि वो हेल्प आउट करता है। बट ट्रस्ट मी, सी सेक्शन के बाद भी जर्नी इज़ वेरी पेनफुल। बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बिल्कुल भी पेन फ्री नहीं है। तो सारे व्यूअर्स, अगर किसी को लगता है कि सी सेक्शन बहुत पेन फ्री ऑप्शन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्वली डिफ़िकल्ट है, इक्वली चैलेंजिंग है, इक्वली पेनफुल है लाइक अ नॉर्मल डिलीवरी। सो मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे वो सी सेक्शन डिलीवरी हो, इक्वली पेनफुल है, इक्वली चैलेंजिंग है और इक्वली अपने प्रोज एंड कॉन्स के साथ में आती है। इनफैक्ट आज का जो सिस्टम है, राइट, मेडिकली हम इतने एडवांस हो रहे हैं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट, स्टिल बर्ड्स के जो परसेंटेज हैं वो इतने कम हो गए हैं क्योंकि आप एक अर्ली स्टेज पे, चाहे वो स्कैन्स के थ्रू हो, राइट, आप जैसे ही एडमिट होते हो अपनी डिलीवरी के लिए, देयर इज़ अ डॉपलर मशीन अटैच, आपकी बेबी का हार्ट बीट मॉनिटर हो रहा है, आपका हार्ट बीट मॉनिटर हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर, सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। मेडिकली आप बहुत ही सेफ हैंड्स में हो, राइट। इन सब चीज़ों से आपको एक मेंटल पीस मिलती है एंड उसकी वजह से एक जो सिस्टम है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को एक अर्ली स्टेज पे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक वो जो जॉय है, एक जो वो हैप्पीनेस है, वो आपको इमीडिएटली मिल जाती है, राइट। आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं रहती कि यार अब क्या, राइट। एंड आई थिंक एक ये जो माइंडसेट है, इसे चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। यार नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी है, रिकवरी डेफिनेटली बेटर है एज़ कम्पेयर टू सी सेक्शन। सी सेक्शन के बाद बहुत पेनफुल जर्नी है, पर एट द सेम टाइम जो मैटर करता है वो आपकी वेलबींग और आपकी बेबी की वेलबींग। इससे ज़्यादा आई थिंक जब आप एक लेबर रूम में होते हो, आप लेबर टेबल पे होते हो, किसी भी मदर से आप पूछना, उसका सिर्फ एक ये थॉट होता है कि मेरा बेबी ठीक रहे, मेरा बेबी हेल्दी रहे, एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड इट इज़ पेनफुल टू सी एंड हियर कि अभी भी कुछ लोग हैं जो नॉर्मल डिलीवरी की वजह से माँ की हेल्थ कंडीशन या फिर बच्चे की हेल्थ कंडीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। एंड आई थिंक ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। या फिर जिनको भी ये लगता है कि किसी ने पर्टिकुलरली सी सेक्शन लिया तो वो तो पेन से बचना चाह रही होगी और ये तो ईजी वे आउट, बिल्कुल ईजी वे आउट नहीं है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द लेडी। जिसने किया है आप उससे पूछो कि कितना डिफ़िकल्ट है उसके लिए, राइट। राइट, मतलब कहीं न कहीं नॉर्मल डिलीवरी में आपको वन टाइम ही पेन के थ्रू जाना पड़ता है, उसके बाद आपको उतना पेन नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सी सेक्शन में, क्योंकि अगर आप एक छोटा-सा भी आजकल ऑपरेशन या सर्जरी कराने जाते हैं, तो उसमें ही आपको इतना पेन हो जाता है, और सी सेक्शन तो एक बहुत मेजर सर्जरी है। राइट, तो आपकी 7 लेयर्स कटती हैं। वही तो वो तो मतलब पेन आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो कोई भी ऑप्शन पेनलेस तो नहीं है। राइट। अभी मैं पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से प्रेगनेंसी की राइट एज क्या है? क्योंकि आजकल जो है वो लड़कियाँ बहुत अवेयर हो गई हैं। मुझे लगता है कि थोड़े टाइम पहले तक भी लड़कियाँ ऐसे सोचती थी बिकॉज़ ऑफ बॉलीवुड इन्फ्लुएंस ओनली, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे दिखाते हैं कि 40-45 प्लस भी लड़कियाँ जो है कंसीव कर ले रही हैं, लेकिन तब वो इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं आया था कि वो अपने एग फ्रीज़ करती हैं। और आजकल की लड़कियां इसीलिए इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक अर्ली एज से ही वर्क स्टार्ट कर देती हैं। फिर उनको उनको कहीं न कहीं प्लान करके चलना पड़ता है हर चीज़, कि नहीं मुझे इतने टाइम तक मुझे ये करना है, उस टाइम के बाद मुझे जो है वो बेबी करना है, और 30 से पहले ही करना है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगे हैं, बहुत अवेयरनेस फैल गई है इस चीज़ के बारे में कि आपको 30-35 के पहले ही बेबी कंसीव कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे केसेस भी हम लोग देखते हैं अपने आसपास ही। तो आपके हिसाब से राइट एज क्या है, और आपके गायनेक ने आपको क्या सजेस्ट किया था कि क्या कहते हैं, अ, म कुछ अगर आपको ऐसा सजेस्ट किया हो या आपके किसी फ्रेंड को ऐसा सजेस्ट किया हो, तो वो भी हम जानना चाहेंगे? सो रितु, आई थिंक फैमिली प्लान करना या कंसीव करना, आई थिंक एज अ कपल ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है।
इसमें मैं या आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि राइट एज क्या है, क्योंकि ये बहुत सर्कमस्टेंशियल है, राइट। सर्कमस्टेंशियल इन द वे लाइक हमने जो भी डिस्कस किया था, राइट। मे बी आपको लगता होगा कि आप स्टेबल नहीं हो, मे बी आपको लगता होगा उस समय आपकी जॉब प्रायोरिटी है, मे बी आपको आपकी फैमिली का ध्यान रखना है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये बहुत सर्कमस्टेंशियल है एंड बहुत ही पर्सनल चॉइस है, राइट। मे बी आप जस्ट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो एंड यू वांट टू बी फ्री, बहुत पर्सनल चॉइस है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो मैंने ऑब्जर्व किया और जो मुझे पता चला आफ्टर कंसीविंग, जो मुझे पहले नहीं पता था, कि एज का फैक्टर बस इन्फ्लुएंस करता है क्वालिटी ऑफ एग्स एंड डेफिनेटली हेल्थ ऑफ द बेबी, राइट। तो मैं जब फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए गई, आप जब आप कंसीव करते हो, आपका कंफर्मेशन टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्टर आपको बहुत सारे टेस्ट बताती है कि ये सब चीज़ें टेस्ट है। तो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि टाइम एंड अगेन आप जब ओपीडी में हो, आपकी नर्स आपसे बात कर रही है, आप टेस्ट कराने जाते हो, आपकी डॉक्टर आपसे बात कर रही है, हर बार वो पूछेंगे आपकी एज क्या है। सिर्फ इसलिए नहीं, डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए नहीं, नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं एडिशनल हो जाते हैं द मोमेंट यू क्रॉस 35, राइट। इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिकली बेबी की जो हेल्थ है, फीटस की जो हेल्थ है, वो मैटर करती है विथ योर एज, राइट। एज के साथ में बस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं एज पर माई गायनेक, राइट। एंड डेफिनेटली बाहर जाके आप बहुत सारे अदर डॉक्टर्स से बात करोगे, मे बी उनके बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस रहेंगे। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, जो मेरे गायनेक ने बताया कि 35 के बाद में आपको एक रिस्क फैक्टर आपका इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि आप विद इन 35 कंसीव कर लें फॉर योर ओन हेल्थ एंड फॉर योर बेबीज़ हेल्थ ऑल्सो। बिकॉज जैसे हम अभी तक डिस्कस कर रहे, राइट, प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट अपने सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर रोलर कोस्टर चल रहा है यार, मतलब आप उसको समझ नहीं सकते हो कि अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। आप जब रीड अप करते हो तब आपको लगता है ओ अच्छा, ये मेरी बॉडी है, मेरे तो ऑर्गन्स इधर उधर खिसक गए हैं टू मेक अ स्पेस फॉर योर बेबी। तो इमेजिन कि आपकी बॉडी में आपका बेसिकली किडनी इधर, स्टमक स्क्वीज इन हो गया है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो बेसिकली बॉडी की जो कैपेबिलिटी है विद एज, इसको झेलने की स्लाइटली इन्फ्लुएंस हो जाती है विद द एज फैक्टर। आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि आप विद इन 35 प्रेगनेंसी प्लान कर लें। एंड एज अ ह्यूमन बींग, अगर आप एवोल्यूशन पढ़ोगे, बहुत सारी बुक्स में है कि हम लोग की बॉडी डिज़ाइंड है to have babies maybe by early 20s, right? And right, अभी so a girl gets matured when, अभी तो बहुत जल्दी, but a girl gets matured when she's 12, 13, right? And now even 10. तो your body is designed in a way that you are fully prepared to be a mother when you hit 20. बट अभी वो बहुत अर्ली, हम तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट, हम जस्ट फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर रहे होते हैं उस आजकल तो टाइम। लोग 30 की एज में तो शादी करते राइट, हैं। मे बी 30 से ज़्यादा की भी एज में शादी करते हैं। तो वाइल ये सब चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं, एक ये डॉक्टर का ये चीज़ रहता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि आप 35 के बाद कंसीव नहीं कर सकते और फिर आप हेल्दी बेबी नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। बस हमेशा ये डॉक्टर का एक सजेशन रहता है फॉर यू टू हैव अ पीसफुल रिलैक्स जर्नी ऑफ मदरहुड 35 के पहले, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस। या नहीं, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 35 के बाद, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि हमारी लाइफ़स्टाइल को लेके हमारे में भी बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, हार्मोनल भी, और प्लस जितने भी हैं स्ट्रेस, या फिर आप प्री डायबिटिक बोल लीजिए, बीपी, कुछ ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। तो इट्स बेटर कि जब आप हेल्दी हैं, आपकी एक एज है, सर्टेन एज है जिसमें आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और मे बी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर्स मना करते हैं मेडिसिन लेने के लिए कोई भी। आप एब्सोल्युटली अनटिल अनलेस बहुत नेसेसरी आप मेडिसिन नहीं ले सकते हो। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं आई थिंक 6th या 7th मंथ में थी और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था। सो मच सो कि मैं एक बार में इतना स्नीज़ करती थी कि मुझे डर लगता था कि ये बेबी ठीक है कि नहीं। लेकिन और आप उस समय बहुत नॉर्मली, आप जब स्नीज़ करते हो 2 दिन कोल्ड होता है, आपका क्या फीलिंग होता है, यार टू मच हो गया है, जल्दी से मैं कुछ क्रोसिन ले लूँ, सिनारिस ले लूँ, कोई मेडिसिन ले लूँ जिससे मुझे फट से आराम मिल जाए, राइट।
बट इमेजिन आप प्रेगनेंसी में काढ़ा भी नहीं ले सकते हो क्योंकि इट्स हीट प्रोड्यूसिंग, इट्स टू हॉट फॉर योर बॉडी, राइट। आप बहुत सारा कुछ गर्म नहीं ले सकते हो, मेडिसिन तो आप ले ही नहीं सकते हो। एंड आई थिंक जैसे मेरी डॉक्टर थी, मैंने उसको बोला भी कि अब पता है मुझे 10 days हो गए कोल्ड हुए, मुझे बहुत हैवी हेडेडनेस हो रही है। एंड देयर वाज अ पॉइंट कि मुझे लग रहा है कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है। पर उसने कहा नो नो, नेचुरल नेचुरल हम करेंगे, चाय पी लो, थोड़ी सी अदरक वाली चाय पी लो, थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टीम भी आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो हाँ, मतलब आपकी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। हाँ, तो मुझे लगता है कि जब आप हेल्दी फील कर रहे हो, वो हो सकता है कि 35 के बाद भी आप हेल्दी हैं। राइट, राइट। तो सबकी बॉडी सबकी कंडीशंस बॉडी बहुत अलग डिफरेंट हो होती सकती है। बहुत लोग बहुत वर्कआउट करते हैं, बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल पहले से ही मेंटेन करते हैं, तो वो एक सर्टेन एज तक मेंटेन कर सकते हैं वो। लेकिन हमारी जो हेल्दी बॉडी है, वो मुझे लगता है कि 30-35 तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। सो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। चलिए अच्छा है। और बताइए मतलब आपके पास जब आपका बेबी पहली बार आया था, जब जब डिलीवरी के बाद आपने उसको पहली बार देखा, तो हम थोड़ा-सा उस फीलिंग के बारे में बात करेंगे कि वो फीलिंग कैसी थी? और वो फीलिंग मतलब आप किसी किसी भी और फीलिंग से कंपेयर करके बता सकते हैं कि आपने उस टाइम पे क्या फ़ील किया? और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कहीं न कहीं हर कोई आपकी फैमिली में एक्साइटेड होता है एक बेबी को देखने के लिए। ठीक है, उस टाइम पे आप भी वहाँ पड़े होते हो और आप एक प्रोसेस से गए होते हो और वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे सब लोग एक्साइटेड है आपके बेबी के लिए। तो वो फीलिंग कैसी है कि यार मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ यहाँ पे, या फिर आप उस टाइम पे एक मदर बन गए होते हो तो आप उस चीज़ को भी एन्जॉय करते हैं कि अरे मेरा बेबी को देखने के लिए मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो वो कैसी फीलिंग होती है? सो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब मेरे बेबी का मेरा स्किन टू स्किन कराया गया, मैं स्टिल ओटी में ही थी, ऑपरेशन टेबल पे ही थी। तो बेबी हुआ एंड मेरे डॉक्टर ने बोला श्रेया इट्स अ बॉय एंड ही इज़ वेरी चबी सो एंड ही इज़ वेरी हेल्दी। सो डेफिनेटली वो बहुत रीअश्योरिंग होता है। आप हाफ एनेस्थीसिया में होते हो बट देन यू स्टिल नो व्हाट्स हैपनिंग, ओके, आप फुली अवेक होते हो। स्किन टू स्किन हुआ स्टिल बहुत आई वुड से कि बहुत सररियल फीलिंग होती है मोमेंट आपको बेबी आपके पास में आता है, दे गिव यू स्किन टू स्किन एंड आपको स्टिल सब कुछ सररियल लगता होता है कि ओह ये बेबी ही इज़ कमिंग आउट ऑफ यू। सो इट्स वेरी अनरियल एंड अचानक से मतलब वो इमोशन जैसे होते हैं ना कि यू फील सो मच इन लव, यू फील सो मच कि यार मतलब बेबी है एंड आई इट्स अ स्टिल पार्ट ऑफ इट्स अ मी। पार्ट ऑफ मी। एंड कुछ टाइम तक तो आई रिमेंबर कि मैं रिकवरी रूम में थी तो बेबी साथ में आया और हमारी नर्स ने बस थोड़े टाइम के बाद में उसको साथ में ही लेके आए एंड देन बेड पे मेरे बगल में ही रखा, उसको लिटा दिया हमारे बगल में। एंड मैं और मेरे हस्बैंड दोनों देख रहे हैं एंड वी जस्ट लुकिंग एट हिम, वी जस्ट लुकिंग एट हिम एंड मतलब ये वी जस्ट डोंट हैव वर्ड्स कि हम क्या बोले, ही सो क्यूट, ही सो दिस। सो बहुत ही सररियल फीलिंग होती है। आप ऐसे पहले सोच रहे होते हो बेबी आएगा तो दिस, बेबी आएगा तो दैट, कुछ नहीं, आप उस समय सब कुछ भूल चुके होते हो। आपको सिर्फ एक वो रखता है बेबी बेबी और सब कुछ एवरीथिंग स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड। पर एट द सेम टाइम जैसा कि आपने कहा, हाँ ऐसा होता है, कभी भी आपको कोई मिलने आता है, आपके पेरेंट्स होते हैं अराउंड, सबका अटेंशन बेबी पे होता है। बट आई थिंक उस टाइम पे स्पेशली जैसे मेरे केस में मेरे पार्टनर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल मतलब स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया। सब लोग का ध्यान बेबी पे था, वो बेबी का भी ध्यान रख रहे थे, एट द सेम टाइम ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी एज वेल। तो इसलिए मुझे थैंकफुली ऐसे निगलेक्टेड नहीं फील हुआ। बट हाँ ये करेक्ट है कि आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, आपको कोई अटेंशन नहीं मिलती है, सारी अटेंशन का सेंटर सिर्फ बेबी होता है। और कोई भी मिलने आता है वो सेकेंडरी क्वेश्चन होता है, अच्छा तुम कैसे फील कर रहे हो, सबसे पहले बेबी का है, बेबी का है, बेबी। सो हाँ वो जो अटेंशन होती है, बट आई थिंक एज अ मदर that is also a lovely thing to see, that's also very beautiful feeling ki your baby is getting so much love from everyone. But then I would urge everyone, I think इस point पे especially partners play a very important role, right? You have to make sure कि आप अपनी वाइफ को comforted रखो, उसको क्या चाहिए
चाहिए, उसे क्या खाना है, उसका ध्यान रखो, क्योंकि बाकी सब हैं ध्यान रखने के लिए कि वो बेबी फीड ठीक से कर रहा है, बेबी ठीक से सो रहा है, बेबी ये कर रहा है। मदर कहीं ना कहीं डेफिनेटली बैक सीटें लेती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बिकॉज शी हैज़ गॉन थ्रू सो मच। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगी कि पार्टनर का तो बहुत बड़ा रोल रहता ही है जैसे आपने कहा। लेकिन उस टाइम पे कहीं न कहीं आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज़ भी आए होते हैं और वो भी आपकी इस जर्नी में पार्ट ले रहे होते हैं। और उसके एक सर्टेन पीरियड के बाद वो चले जाते हैं। मतलब सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद का सफ़र आपका कैसा रहा? क्योंकि एक सर्टेन पीरियड तक तो आपके आपके पास इतने सारे लोग थे, आपकी बीवी के पास इतने सारे लोग थे। तो आपको कहीं न कहीं खुद के लिए फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा था, ठीक है? वो चीज़ें प्रोसेस करने के लिए, वो स्लीप साइकिल में जाने के लिए, वो सब चीज़ें के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा था। लेकिन जब सब चले जाते हैं तो आप ही होते हैं, आपको ही हैंडल करना है। और उस टाइम पे भी जैसे मैं अभी ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने और आपके पार्टनर ने कुछ ड्यूटीज़ ऐसे डिवाइड की हुई हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं बेसिकली? राइट। सो हाँ, डेफिनेटली जब तक आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके इन लॉज रहते हैं, आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में होता है, राइट। वो बेबी का भी ध्यान रख रहे हैं, वो आपके खाने का भी ध्यान रख रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपको एक 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 स्टेप बैक हो जाता है, बिकॉज आपके पेरेंट्स हैं, आपके इन लॉज हैं, दोज आर द पीपल आप जिन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। बेबी उनके पास में है, आप आराम से नींद ले सकते हो, और वो जैसे ही जाते हैं आप अपने आप और आपका हस्बैंड अकेले होते हो बेबी के साथ में, राइट। बट आई थिंक हमारे केस में जैसे कि मैंने कहा, राइट, वी ऑलवेज वांटेड अ फैमिली, एंड हमें इस चीज़ की अवेयरनेस थी व्हाट इट इज़ कमिंग विथ, राइट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट। उसका ध्यान रखना, उसकी वेलबींग का ध्यान रखना हमारा है, इवन इफ इट रिक्वायर्स कि हम दोनों 24 घंटे जग रहे हैं तभी भी। एंड आई थिंक जब सब चले जाते हैं ना, तब आपका और आपके पार्टनर का एज अ टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड वो ईजी नहीं होता, लेट मी टेल यू, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका हस्बैंड 100% डेडिकेटेड टाइम आपका वर्क कर रहा है, मे बी आप मेटर्निटी लीव पे हो, बट अगेन मेटर्निटी लीव इज़ वेरी ग्लोरीफाइड, राइट। एवरी वन थिंक्स कि यार मेटर्निटी है, 6 महीने की छुट्टी, लेट मी टेल यू, एक भी दिन छुट्टी का नहीं फील होता है। आपको लगता है कि आपका नॉर्मल वर्किंग डे वॉज बेटर, क्योंकि आप 6-7 बजे के बाद फ्री हो जा रहे थे, बट अभी मेटर्निटी लीव में तो कोई टाइम ही नहीं है, राउंड द क्लॉक आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली देर इज़ नो ब्रेक। बट आई थिंक यहाँ पे माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, राइट, कि बेबी है। एंड आई थिंक वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको ये समझना है कि आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, आपके लिए बहुत हार्ड है, बट इक्वली हार्ड आपकी बेबी के लिए भी है। बच्चा तो बोल नहीं सकता, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसे बस रोना आ रहा है ना, आपको उसी को ही सूद करना है, उसी को ही संभालना है। बट येस, अगर पार्टनर सपोर्टिव हो, वो भी आपका थोड़ा सा हाथ बटा ले, थोड़ा सा आपके लिए स्पेस निकाल ले, तो वो जर्नी आपके लिए एज अ मदर बहुत स्मूथ हो जाती है। तो आई थिंक हम लोग के केस में भी सेम चीज़ रहा कि हम लोगों ने यही ट्राई किया। हम लोग ने डेफिनेटली, पेरेंट्स होते हैं, चाहे मेरे पेरेंट्स चाहे मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, तो हम बहुत लकी फील करते हैं कि वो हैं ध्यान रखने की, ना सिर्फ बेबी का, हमारा भी ध्यान रखने के लिए। पर एट द सेम टाइम जब वो चले भी जाते हैं, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हम उस फेज़ को भी इंजॉय करें। ईजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है, एंड फ्यू डेज़ तो लेट मी टेल यू बहुत चैलेंजिंग होते हैं, कि लगता है यार अब ब्रेक चाहिए, बहुत हो गया, बहुत हार्ड हो गया, बहुत टायर्ड हो गए। बट देन आई थिंक दिस इज़ वॉट यू साइंड अप फॉर एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू कीप सेलिंग थ्रू इट, यू लर्न। और आपको कहीं ना कहीं पता होता है आप परफेक्ट नहीं हो, आप सीखोगे, समझ जाओगे, एक दिन के बाद फिगर आउट होगा कि अच्छा ये कल रो क्यों रहा था। लेकिन अल्टीमेटली समझ जाओगे, एंड देन यू सेल थ्रू इट। मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स तो और ज़्यादा जो है बेबी के प्रति थोड़ा प्रोटेक्टिव ज़्यादा ही हो गए हैं। वो लोग इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं कि वो लोग अभी बेबी को नीचे, मतलब हमेशा जो है वो बेबी को अपने पास रखेंगे, बेबी को नीचे भी नहीं रखेंगे, बेबी को खेलने भी नहीं देते हैं कि अरे नहीं, नहीं चोट लग जाएगी। तो आप इसके कितने सपोर्ट में हैं कि मतलब कैसा होना चाहिए? यार, मैं 100% सपोर्ट में नहीं हूँ इसके। मुझे लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग थी, राइट, बहुत बिंदास वाली, राइट, और कहीं ना कहीं हम लोग उसके फेवर में हैं
कि बच्चे को बहुत प्रोटेक्टिव नहीं बनाना चाहिए। जब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं, नेचुरल एरिया में, नेचुरल वेज में नहीं छोड़ोगे, वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, नॉट जस्ट फिजिकली एंड मेंटली बट ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी ही डेवलप नहीं हो पाएगी। आप सही कह रहे हो। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे फेलो पेरेंट्स हैं जो कि दिल फाइट अबाउट इट कि यार मुझे ना बच्चे को सैंड में नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमारी सोसाइटी में मिट्टी वाला पिट क्यों बनाया है, सैंड पिट क्यों बना हुआ है, राइट? ऐसा हमारे यहाँ टर्फ क्यों नहीं है, सिर्फ प्ले टर्फ होना चाहिए, हम बच्चा तो उसी पे खेलेगा, गंदा हो क्या रहा है। यार हमारा तो ऐसा माइंडसेट है, द मोमेंट आर बेबी ग्रोज दैट मच कि हम उसे छोड़ सके, हम तो मिट्टी में ही छोड़ने वाले हैं उसे, क्योंकि यार हमारी तो ब्रिंगिंग वैसी ही हुई है। हमारे स्कूल में नर्सरी से लेके 12th तक हमारा एक टायर पार्क हुआ करता था स्कूल में, और वहाँ पे तो पूरी सैंड भरी होती थी यार, और हम उसी में ही खेलते हुए आए हैं। और हमें तो वही पसंद आता है यार, एकदम देसी तरह से बच्चे को पालना है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होना है, बिकॉज आई थिंक दैट्स हाउ दे लर्न। अगर आप उसको एक कोकून में रखोगे, एक हमेशा एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखोगे, तो हम कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा मेरा मानना है एज अ पेरेंट। आई थिंक हर पेरेंट का एक अपना तरीका होता है, बच्चों की अपब्रिंगिंग का एक अपना तरीका होता है, वो सोचने का, वो डिसाइड करने का कि वो अपने बच्चों को कैसे रखना चाहते हैं। बट आई थिंक वी बीइंग अ पेरेंट और आई बीइंग अ पेरेंट, मैं डेफिनेटली इसकी सपोर्ट में नहीं हूँ कि बच्चे को बहुत प्रोटेक्टिव। आई थिंक जब तक वो ज़मीन पे नहीं खेलेगा, इनफैक्ट अभी मेरा बेबी बैठना भी नहीं सीखा है, एंड हमारी फैमिली वाले कहते हैं ज़मीन पे छोड़ो, नीचे छोड़ो उसको, उसी से ही सीखेगा। आप उसको बेड पे रखे रहोगे, गोदी में रखे रहोगे, तो वो सीखेगा कैसे क्रॉल करना। तो आई थिंक हम लोग थोड़े से इस मामले में वी टेक अ स्टेप बैक एंड वी बिकम बिग सपोर्टर्स ऑफ आवर पेरेंट्स कि यार यही सही तरीका है और ऐसे ही रफ एंड टफ बच्चे को रखना है। करेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम लोगों का टाइम था ना, वो बहुत ही अमेजिंग टाइम था, क्योंकि उसमें क्या था कि हम लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को छोड़ दिया था कि तुम लोग को खुद फिगर आउट करना है कि क्या करना है लाइफ में। बेसिकली जब बड़े भी हो गए तब भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पेरेंट्स ने बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, उन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया, तो वही ट्रस्ट हम लोग को एक स्टार्टिंग डे से रखना चाहिए अपने बेबी पे कि हाँ नहीं, ये सीखेगा, ये एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, लेकिन ये सीखेगा। सीखेगा, करेक्ट। दैट इज वेरी ट्रू। आपने कौन कौन से मतलब एप्स और कौन कौन सी बुक्स के थ्रू आपने जो है वो प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में सीखा, या आपने कौन से एप्स का यूज किया अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान, आप थोड़ा सा। सो आई थिंक एक बुक जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सबने उसके बारे में सुना होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। आई थिंक बहुत ही अच्छी बुक है, बट बहुत ही डिटेल्ड आउट है। बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉन्टेक्स्ट फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं होती है, बट डेफिनेटली अ वेरी गुड बुक टू रीड। डेफिनेटली देयर इज़ अनदर बुक जो मैं सबको रिकमेंड करूँगी, पासपोर्ट टू हेल्दी प्रेगनेंसी। सब कुछ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंडियन कॉन्टेक्स्ट के उसमें समझाया जाता है कि आपके हर ट्राइमेस्टर इंक्लूडिंग योर 4th ट्राइमेस्टर कैसा जाएगा, और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक वो विजुअलाइजेशन आपको मिलता है कि अच्छा आपका बेबी के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू रीड अबाउट इट। अगेन आपने एक डाइटिशियन का नाम सुना होगा, ऋतुजा करके, ऋतुजा दिवेकर, उनकी एक बुक है प्रेगनेंसी नोट्स करके, जहाँ पे उन्होंने हर ट्राइमेस्टर का बताया है कि आप अपने ईटिंग हैबिट्स को कैसे रख सकते हैं। अगेन द ओनली पॉइंट इज़ कि आप बुक से रीड अप कर सकते हो, आप 100% फॉलो नहीं कर सकते, बट देन आई पर्सनली फील कि इट इज़ गुड टू हैव सम नॉलेज रादर देन बीइंग अनअवेयर अबाउट थिंग्स, राइट? तो उससे आपको चीज़ें पता होती हैं in a good way and in a bad way as well, right? Too much information is also not good, but at the same time आपके जो चेंजेस हो रहे हैं, बेबी किक्स, बेबी मूवमेंट, छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको खुद भी अवेयरनेस है तो आप उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड होते हो। एट द सेम टाइम बेबी सेंटर करके एक ऐप है, जहाँ पे एक बार आप अपनी डेट डाल देते हो कि आपकी एक्सपेक्टेड डेट कब है, आपने कब कंसीव किया, वो आपको वीक वाइज अपडेट देती रहती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, एंड देयर इज़ अ कम्युनिटी वेयर यू कैन जॉइन, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर मम्माज एज वेल। तो बेसिक ऐप्स है, प्लस फर्स्ट क्राई सबका नाम, सबने ही नाम सुना होगा, उनके भी कुछ कुछ पेरेंटिंग टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स आते रहते हैं।
एंड ऑनेस्टली आजकल तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा भर चुका है इन सब इन्फॉर्मेशन से कि आप एक बार सर्च करोगे आपका फीड भर जाएगा. बट हाँ, ये बेसिक बुक्स हैं, बेसिक ऐप्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे, मैंने रीड अप किए थे. 100% हर टाइम पे सबके लिए रिलेवेंट नहीं होते, बट इट्स गुड टू रीड. मतलब आई इन्जॉय रीडिंग, तो मैंने कुछ कुछ इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ट्राई करा था. अगर आप एक लास्ट मैसेज कोई हमारे व्यूअर्स को देना चाहे तो आप प्लीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल रितु, थैंक यू सो मच कि आपने सोचा कि मैं अपनी जर्नी आपकी प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ, और मैं इस लायक हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ. ये मेरे टिप्स एंड बिट्स थे जो मैंने अपनी जर्नी के थ्रू लर्न करे, एंड सारे व्यूज़ मेरे बहुत ही पर्सनल हैं. नथिंग टू से अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एनी वन फॉर दैट मैटर. बट बस एक मैसेज मैं देना चाहूँगी. आई थिंक एज अ वुमन मुझे खुद इस जर्नी के थ्रू जाके पता चला कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एज अ वुमन, राइट. एंड आई थिंक उस स्ट्रेंथ को फील कर पाना इज़ अमेजिंग, राइट. एंड आई थिंक एनी वन कोई अगर प्लान करने की सोच रहा है, एनी वन हु इज़ हैविंग अ बेबी ऑलरेडी, आई थिंक डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. आई थिंक just be happy, just have faith in yourself, just have faith in the entire process. एंड सब कुछ, जब मुझे एक चीज़ पे मुझे बिलीव है, हर चीज़ का राइट टाइम होता है, हर चीज़ का राइट मोमेंट होता है, एंड थिंग्स विल हैपन. एंड ओनली थिंग इज़, एज अ वुमन गॉड हैज़ क्रिएटेड यू टू बी वेरी वेरी पावरफुल. एंड आप वो तभी रियलाइज़ करते हो जब आप अपने को उसके इस जर्नी के थ्रू यू गो थ्रू दैट, तभी आप रियलाइज़ करते हो. So I think kudos to all the women out there, whether you're working, whether you're a homemaker, whether you're a mom or you're aspiring to be a mom. I think all women out there are very very inspiring to each one of us. And इसी के साथ मैं end करूँगी. I think more so, I think you are also an example of an inspiring women to so many people. आप एक घर संभाल रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ में फुल टाइम यूट्यूब भी कर रहे हो. तो आई थिंक all women have all of these capabilities. So kudos to all the women out there. ये सो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज टेस्ट एंड टेल्स विद रियम.